हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथा तक कि इस सीरीज के अंदर आज हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में जिसने लोगों को हंसाया और उनका दर्द मिटाने की कोशिश की। कहा जाता है लोगों के दिल और दिमाग तक अपने विचार पहुंचाने के लिए सिनेमा एक ऐसा कमाल का जरिया है। ऐसे कोई अभिनेता रहे हैं जो थिएटर और फिल्म जगत में ना ही बल्कि दुनिया भर में बड़ी ही प्यार और सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है। और वो एकमात्र है जिसे हम मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं। चार्ली चैपलिन एक महान अभिनेता। उनका कहना था कि मेरा दर्द किसी की हंसी की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी की दर्द की वजह नहीं बन सकती। इस महान सिद्धांत को जीने वाले महान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन, हमें दुख में भी हंसना सिखाने वाले चार्ली न सिर्फ एक बेहतरीन हास्य अभिनेता थे, बल्कि एक इंसान के तौर पर वे उतने ही महान व्यक्ति बने थे। फिल्मी जगत में उन्होंने अपनी ऐसी विरासत स्थापित की है जिसकी उन्होंने दुनिया के जाने के बाद भी लोग उन्हें चाहते हैं और कई लोग उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं। चार्ली चैपलिन इस नाम का उच्चारण करते ही चेहरे की रंगत खिल जाती है। हंसते हंसते पेट दुखने लगता है और कभी कभी तो हम भावुक भी हो जाते हैं। मूक फिल्मों की दुनिया की इस महाराजा ने दुनिया को जो भी हंसाया वो बिना किसी संवाद के। चार्ली चैपलिन ने दुनिया को दिखाया कि दर्शकों को हंसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है इंसान की बॉडी लैंग्वेज और दूसरे होते हैं चेहरे के हाव भाव। हालांकि चार्ली के लिए ये आसान नहीं था, इसीलिए उसके पीछे की गरीबी, बेहद तंगहाली में बिताए हुए दिन, पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने जो किए हुए कष्ट, ये सब उनके मासूम बचपन चेहरे पर इस कदर पे छाया कि बाद में उन्होंने दुनिया को हंसाने का बीड़ा ही उठा लिया। चार्ली चैपलिन के बारे में कहना यह गलत नहीं होगा कि चार्ली चैपलिन और मूक फिल्में एक अनोखा और लोकप्रिय मेल था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि चार्ली चैपलिन की हर फिल्में लोकप्रिय हो रही थी और चार्ली चैपलिन बिना संवाद के संवाद करने की एक अनोखी कला उन्होंने हासिल की थी। इसीलिए वे ऑडियंस से हमेशा जुड़ते गए। मेकिंग अ लिविंग चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म मानी जाती है। इसके बाद वे हमेशा के लिए एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप से अपने फैन से जुड़े रहे। चार्ली चैपलिन की 20 मिनट्स ऑफ द लव, इन द पार्क, द गोल्ड रश, अ वुमन, अ बिजी डे, मॉडर्न टाइम्स, लाइमलाइट, हिज फेवरेट पास टाइम और ऐसी कई फिल्में वो लोकप्रिय थी। उसी के साथ साथ द किड, सिटी लाइट, पुलिस, द सर्कस और द ग्रेट डिक्टेटर ने चार्ली को अपार लोकप्रियता दिलाई और उन्हें भारी मुनाफा भी उन्होंने कमाया। चार्ली चैपलिन का सहज और उन्मुक्त अभिनय, उनके चेहरे का मासूमियत, उसी के साथ उनके हाव भाव, सच्चा हास्य और सबसे बढ़कर भावुक होने की उनकी क्षमता, यह सब अविश्वसनीय है। इसी वजह से चार्ली चैपलिन आम लोगों के लिए एक हीरो बन गए थे। चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर की भूमिका की थी। द किड में एक अनाथ बच्चे को पालन पोषण करने का एक पिता का रूप उन्होंने दिया। सर्कस में चार्ली जैसे कई किरदार निभाने वाले चार्ली चैपलिन हमें अपने ही जैसे लगते हैं। दरअसल हर कोई अपने चार्ली को अपना ही मानता है। चार्ली चैपलिन ने दुनिया भर में फिल्म के द्वारा लोगों के दिलों पे राज किया और अभी भी हम उनको अपना फेवरेट हीरो मानते हैं। कहते हैं किसी को रुलाना बहुत ही आसान है, लेकिन हंसाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। यही वो मुश्किल काम है जो चार्ली चैपलिन ने अपने आखिरी सांस तक किया। चार्ली चैपलिन ने बहुत ही कम समय में हॉलीवुड की कार्यप्रणाली को सीख लिया था। यही वजह थी कि बहुत ही कम समय में सफलता की शिखर पे चार्ली चैपलिन पहुंच गए थे। इस वजह से ही कुछ सालों में चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरुआत कर दिया था। चार्ली ने बहुत ही कम उम्र में थिएटर में बतौर कॉमेडियन काम करना शुरुआत कर दिया था। बाद में जब वे 19 साल के थे, तब उन्हें अमेरिकी कंपनी ने साइन किया और वहाँ कंपनी ने उन्हें अमेरिका लेके गई। अमेरिका जाने के बाद चार्ली ने फिल्मों में काम करना शुरुआत कर दिया और एक बड़े अभिनेता के रूप में वे लोकप्रिय हुए। चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग 1914 में रिलीज हुई थी। उनकी पहली फुल लेंथ वाली फिल्म द किड 1921 में रिलीज हुई थी। चार्ली ने अपने जीवन में दो विश्व युद्ध देखे हैं। जब दुनिया युद्ध में खून से लथपथ थी, तब चार्ली ने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन शहर में उनका जन्म हुआ। उनकी मां का नाम हैना चैपलिन और पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर था। उनके माता पिता एक म्यूजिक हॉल में काम किया करते थे। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण चार्ली चैपलिन की मां स्टेज पर गाना गाने की काम किया करती थी।
चार्ली चैपलिन का बचपन बेहद ही गरीबी से गुजर रहा था। उनके पिता को शराब की लत लग गई थी, इसकी वजह से उनका पूरा घर तबाह हो गया। उनकी माँ गाना गाकर घर का गुजारा करती थी, लेकिन एक दिन ये सहारा भी टूट गया जब वे गाते-गाते उनकी आवाज़ बंद हो गई। चार्ली की माँ हैना स्टेज पर गाना गा रही थी। अचानक उनकी आवाज़ बंद हो जाने पर दर्शक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। ऐसे हालत में शो के मैनेजर ने 5 साल के चार्ली को ही स्टेज पर खड़ा कर दिया। चार्ली ने अपनी मासूम आवाज़ में गाना गाया तो वहाँ मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। चार्ली का गाना सुनते ही स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। चार्ली जब 3 साल के थे तब उनके माता-पिता अलग हो गए। गरीबी और बदहाली में चार्ली को अपने भाई के साथ अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। यह नहीं कि वक़्त ऐसा भी आया कि जब उनकी माँ पागल हो गई। उस वक़्त चार्ली को अपने पिता के घर पे ही रहना पड़ा, जहाँ उनकी सौतेली माँ उन पे ज़ुल्म करती थी। चार्ली के बचपन से ही पढ़ाई में उनको मन नहीं लगता था। उन्होंने लंकाशायर लैंड्स नामक एक चाइल्ड डांस ग्रुप को जॉइन कर लिया। इस ग्रुप ने जॉइन करने के साथ-साथ उनके मालिक ने, जो उनका नाम था जैक्सन, उन्होंने चार्ली चैपलिन को और भी सराहा। चार्ली चैपलिन ने काफ़ी उसमें मेहनत भी की, लेकिन वे अपने डांस से लोगों को आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि वे शुरुआत से ही कॉमेडी एक्ट करना पसंद करते थे। चाइल्ड डांस ग्रुप के जो मालिक थे, जैक्सन, इनको कला की पारख थी। एक बार उन्होंने चार्ली को द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप नाटक में बुड्ढे का रोल करते समय उन्होंने उनको देखा था। तभी उन्होंने पहचान लिया कि चार्ली में अभूतपूर्व क्षमता है। ज़िंदगी के संघर्षों से जूझने वाली चार्ली हर तरह के काम करके अपना ज़िंदगी का जीने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली को अपना गुज़ारा करने के लिए चार्ली गुलदस्ते बनाकर शराब खाने के बाहर भी बेचा करते थे। यह न कि जब उनकी माँ पागलखाने में थी, तो खुद का पेट पालने के लिए वे कई जगहों पर नौकर के तौर पे भी उन्होंने काम किया है। उस वक़्त चार्ली चैपलिन महज़ 5 वर्ष के थे, एक छोटे से बच्चे थे। लेकिन अपने जीवन के उन शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समझ लिया कि दुनिया को आपके दुःख से कोई मतलब नहीं है। आपको खुद अपने बुरे समय को झेलना पड़ेगा और उसे दूर करने के लिए अपना अथम संघर्ष ही करना पड़ेगा। उस दिन के बाद इस हँसते मुस्कुराते इंसान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वो ज़िंदगी में कितना दर्द से भरा हुआ, अपनी ज़िंदगी दर्द से सहन करता हुआ आगे लोगों को हँसाने की कोशिश कर रहा है। चार्ली चैपलिन के बचपन में ही उनके माता-पिता का तलाक हो गया और उनके भाई के साथ उन्हें अनाथालय में रहना होता था। गरीबी और तलाक उनकी माँ को सहन नहीं होने के कारण वे मानसिक रूप से बीमार होने लगे। अनाथालय से निकलने के बाद उन्हें अपने पिता के साथ रहना पड़ता था, जहाँ उनकी सौतेली माँ उनके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं कर पाई। बचपन से ही मानसिक तनाव झेलने वाले चार्ली चैपलिन दिल भी कहीं पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता था और उन्हें एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका मन हमेशा कॉमेडी और एक्टिंग की तरफ ही रहा। अपनी रुचि को जिंदा रखने के लिए चार्ली चैपलिन ने समय निकालकर ब्लैकमोर थिएटर में जाने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी। यही चार्ली चैपलिन की मुलाकात हैमिल्टन से हुई और चार्ली चैपलिन की जिंदगी को अलग मोड़ देने का यही टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हैमिल्टन ने चार्ली चैपलिन को शेरलॉक होम्स नामक नाटक में एक्टिंग के लिए एक छोटा सा रोल दिया, पर चार्ली चैपलिन को पढ़ना लिखना नहीं आने के कारण यह दिक्कत उनको और भी सताने लगी। तब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को रटना शुरू कर दिया और उतना ही उन्होंने रटा कि बिना किसी हिचक के बेधड़क वे डायलॉग बोल सके। इस तरह से एक शानदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे एक शानदार एक्टर बन सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन 4 मई 1919 को माना जाता है। उनकी फ़िल्म कॉट इन द रेन रिलीज़ हुई। ये उनके निर्देशक हुई बनी सबसे सफल फ़िल्म मानी जाती है। उसके बाद बहुत ही कम समय में वे अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों में जाने-माने चेहरे बन गए और वे फ़ेमस हो गए। केवल 26 साल की उम्र में ही वे अकेले ऐसे इंसान अभिनेता थे, जिसे एक फ़िल्म के लिए लाखों डॉलर दिए जाते थे। चार्ली चैपलिन अपनी फिल्मों में ज़्यादातर लिटिल ट्रिम नाम का किरदार निभाया करते थे। यह उनके अति से पूरी तरीके से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। दुबले-पतले से ठीकने ऐसे दर्शकों को ये उनका पहराव हमेशा ही काफ़ी पसंद आया। अक्सर एक्टिंग करते हुए गिरते, झड़ते, पड़ते वो अपनी फ़िल्म दिखाते हुए कई बार उनको गंभीर चोट भी आई हुई दिखाई देती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उस दौर पे यूरोप आर्थिक मंदी से चपेट में आया और अपने तानाशाहों की क्रूरता को झेल रहा था। ऐसे वक्त में हिटलर जैसे तानाशाह से लड़ने के लिए उनके पास हास्य व्यंग्य के अलावा कुछ नहीं था, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया पर अपने धारदार अभिनय के कटाक्ष किए जाने से उन्होंने मशहूर कर दिया।
उन्होंने हमें सिखाया कि डर और आतंक के खिलाफ भी कैसे हम अपना हास्य और व्यंग को अपना हथियार बना सकते हैं। चार्ली चैपलिन का निजी जीवन बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। उन्होंने कुल 4 शादियाँ की थी। चौथी शादी से ही उन्हें अपनी ज़िंदगी का सच्चा प्यार मिला और उससे ही उनको अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त हुई। इन 4 शादियों से उन्हें 11 बच्चे हुए थे। उन्होंने पहली शादी 1918 में मिल्ड्रेड हैरिस से की थी, लेकिन यह शादी 2 साल में ही टूट गई और उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने लीटा ग्रे, बाद में पॉलेट गोडार्ड और अंतिम शादी 1943 में 18 साल की ऊना ओनिल से उन्होंने शादी की थी। उस समय चार्ली चैपलिन का उम्र 54 साल के थे। उनकी सभी शादियां विवादास्पद रही। चार्ली चैपलिन मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदनशीलता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी भी लंबे संवाद नहीं बोले, फिर भी वे दिल तक लोगों के पहुंचते थे, क्योंकि वे महसूस करते थे, सिर्फ सोचते नहीं थे। चार्ली चैपलिन का मानना था कि हर जीवन की अहमियत है, चाहे वो छोटा हो या असहाय हो। उनकी फिल्में समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की जगह देती है। चार्ली चैपलिन के बारे में एक हमशक्ल प्रतियोगिता में वे 20वें स्थान पे आने वाली ये स्टोरी है। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता इस कदर से उस समय फैल गई थी कि उनके हाव-भाव की नकल करने वाले के लिए चार्ली चैपलिन हमशक्ल प्रतियोगिता या सादर कर दी थी। इनमें से कई प्रतियोगिता में चार्ली चैपलिन ने खुद भी भाग लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रतियोगिता में वे कभी भी प्रथम नहीं आए हैं। 1920 में चार्ली चैपलिन ने हमशक्ल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ-साथ वे इस लिस्ट में 20वें स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता का परिणाम देखने के बाद चार्ली चैपलिन दिल खोलकर हँसने लगे कि उनसे भी अच्छी चार्ली चैपलिन की कोई नकल कर सकता है। इस इंसान ने अपनी अदाकारी से दुनिया को हैरान कर दिया। उसने शोरगुल के बीच हमें ये सिखलाया कि बिना कुछ बोले भी सब कुछ समझाया जा सकता है। शब्द एक आवरण मात्र है। जी हाँ, हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन और एक्टर चार्ली चैपलिन इनके बारे में। चार्ली चैपलिन ने बहुत ही कम उम्र से अपने करियर की शुरुआत की थी। 19 साल की उम्र में अमेरिकी कंपनी ने उनके साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। उनके करियर को असल में अमेरिका में ही उड़ान मिली। चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म मुख्य फिल्म मेकिंग अ लिविंग थी, जो 1914 में आई थी। इसके बाद 1921 में उनकी फिल्म द किड ने दुख को हंसी को पचाने की कला जानने वाले चार्ली चैपलिन को एक अनोखी कला से दुनिया में वे मशहूर हुए और लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही सराहा। चार्ली चैपलिन ने अपने अभिनय में खुद का मजाक उड़ाकर लोगों की हंसी बटोरते थे। 1940 में आई उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर ने उन्होंने जर्मन तानाशाह हिटलर की भूमिका ही निभाई थी। यह हिटलर की भूमिका बनाते समय उन्होंने खूब उनका मजाक उड़ाया। उनका यह रूप आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। पर्दे पर उनकी सनकी दिखने वाली चार्ली चैपलिन की ये असल जिंदगी चढ़ाव उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। दुख और दर्द इससे भरी थी। 1940 में रिलीज हुई उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर ने विवादों में इस तरह से घिर गई कि इस फिल्म में चार्ली ने हिटलर का किरदार निभाया था। इसके बाद अमेरिका ने उन पर कई सवाल उठाए, उनको कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया। इसके वजह से उन्होंने अमेरिका उनको छोड़ना पड़ा और स्विट्जरलैंड में जाकर उनको अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ा। चार्ली चैपलिन की असली पहचान मुख्य फिल्मों के बादशाह के रूप में हुई है। द किड, सर्कस, द ग्रेट डिक्टेटर, पुलिस जैसी फिल्में देखने के बाद आपको मूक अभिनय का असली मतलब समझ में आता है। उन्होंने अपने शारीरिक भाषा के जरिए जो दिखाया वह हजारों संवादों से कई बढ़कर है। लाइमलाइट, 20 मिनट्स ऑफ द लव, द गोल्ड रश, मॉडर्न टाइम्स, अ वुमन इन द पार्क, अ बिजी डे, हिज फेवरेट पास टाइम और ऐसी कई फिल्में जो है वो दुनिया भर उनकी फिल्में मशहूर हुई है। उनकी चुनिंदा फिल्मों के बारे में अगर कहें, द किड्स, पुलिस, सिटी लाइट, द ग्रेट डिक्टेटर और द सर्कस जैसी फिल्मों ने चार्ली को अपार लोकप्रियता और पैसा दिलाया। चार्ली ने हमेशा एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व किया है। उनके ऑडियंस ने हमेशा चार्ली को खुद को देखा है। यह वजह है कि द किड्स में सड़क पर रहने वाले बच्चे का साथ देने वाले चार्ली को लोगों ने बहुत ही पसंद किया और द ग्रेट डिक्टेटर में उनका हिटलर जैसा किरदार भी उनको भाया और वो भी मशहूर हुआ। चार्ली की लोकप्रियता के बराबर आज भी कोई पहुंच नहीं पाया है। यही उनकी इतर लोगों के साथ अलग होने की और कामयाब होने की और आज भी जिंदा होने की ये उनकी कामयाबी का सबूत है।
चार्ली की कुछ शुरुआती फिल्में कीस्टोन कंपनी के साथ आधे घंटे की लघु फिल्में थी, लेकिन जल्द ही वो किसी और डायरेक्टर के साथ आधीन काम करने में असंतुष्ट फील करते थे। इसीलिए उन्होंने कीस्टोन छोड़ दिया और एस फिल्म में उनके साथ अनुबंध कर लिया। यहाँ तक अपनी फिल्म खुद वे डायरेक्ट करते थे। उन्होंने अपनी खुद की टीम बनाई। उन्होंने एक नई और ताज़ा नायिका एडेना प्रोविडेंस से मिले। उन्होंने कुल 35 लघु फिल्में उनके साथ बनाई। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और सफलता को देखते हुए उन्हें ढेरों प्रस्ताव मिलने लगे। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क में म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ एक करार किया, जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए और $10,000 प्रति सप्ताह का वेतन और मानदेय के रूप में 1.5 लाख रुपए का एक मुक्त राशि वो पाने लगे। यह वर्ष 1916 का था, जहां उस समय एक धनी व्यक्ति $12 प्रति सप्ताह कमाकर आराम से जीवन अपना बिताता था। म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के निर्देशक ने तो यहाँ तक कहा था कि चार्ली प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे महंगे अभिनेता बने हैं। उनके भाई सिडनी ने उनके जीवन में अहम रोल भी निभाया है। दरअसल उन्होंने पहले ही काफ़ी शोहरत हासिल की थी। लोगों को उनका काम पसंद था, लेकिन चार्ली की लोकप्रियता बेशुमार बढ़ती ही जा रही थी। फिर उनके भाई सिडनी ने उनके अलावा उनको किसी पे भी भरोसा नहीं होने के कारण, इसलिए उनके भाई सिडनी ने उनके सारे काम छोड़कर बाद में यह काम उनकी उन्होंने उतना फ़ोकस किया और सिडनी ने अपनी एक्टिंग छोड़कर चार्ली के पूरे काम को समय देखने के लिए उन्होंने बिता दिया। चार्ली चैपलिन खुद स्क्रिप्ट लिखते थे। वे कैमरे के सीन को देखकर ही जान लेते थे कि शूटिंग किस तरह से हुई है, उनके मुताबिक हुई है या नहीं और कहानी आगे कैसे ले जा सकती है। इसलिए वे हमेशा देखते थे कि दर्शक उनको कैसे देखते हैं और उनको क्या देखना है और फिर वे तय करते थे। कभी-कभी तो एक साधारण सीन को 50-60 बार रीटेक भी होता था। दिन भर की शूटिंग के बाद वे खुद को एक कमरे में बंद कर वे उस शूट को कौन-सा बेस्ट है ये उसमें चुनते थे। उस कमरे में बस एक प्रोजेक्टर, एक लैपटॉप और एक मेज़ पर एक कुर्सी होती थी। वही तो ये तय करते थे कि आगे क्या करना है। उस दिन भर की थकान, भूख, नींद को वो परवाह नहीं करते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें शाम को आराम करना, मौज-मस्ती करना, खाना-पीना पसंद नहीं था। वे ज़्यादातर अपने काम पे और अपने लोगों पे, अपने फैन्स का सोच लेते थे। कहते हैं किसी को रुलाना बहुत ही आसान है, लेकिन हँसाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। यही वो मुश्किल काम है जो चार्ली चैपलिन ने अपने आखिरी सांस तक किया। 19 साल की उम्र में एक थिएटर कंपनी ने उन्हें अमेरिका लेके गई। उनके बाद चार्ली ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, तो दूसरी ओर से उसे गिराने की भी कोशिश की जाती है। 1940 में चार्ली चैपलिन अचानक कई विवादों में घिर गए और उनका करियर ढलान पर जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद चार्ली चैपलिन को कुछ समय के लिए अपने फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड में जाना पड़ा। चार्ली चैपलिन की आखिरी फिल्म अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। 1977 के बाद वे शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। लंबे समय से वे बीमार रहने के कारण सबसे बातचीत करना भी उन्होंने बंद कर दिया। वे गुमसुम और उदास रहने लगे। किसी से मिलना-जुलना भी उन्हें रास नहीं आता था और आखिरकार 25 दिसंबर 1977 को वे दिन आया जब विश्व ने एक महान अभिनेता और इंसान को खो दिया। ऐसा इंसान जिसने दुनिया को अपने बुरे वक्त में हंसने हुए उसने लड़ने की ताकत दी। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन का एक बड़ा सा हिस्सा स्विट्जरलैंड में बिताया और साल 1977 में वे क्रिसमस के दिन ही उनका निधन हो गया। चार्ली चैपलिन को कभी भी क्रिसमस पसंद नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि क्रिसमस उन्हें अपने बचपन की गरीबी, कठिनाइयाँ और दर्द को याद दिलाती है। लेकिन 1977 में क्रिसमस की सुबह ही उम्र की 88 साल की उम्र में ही उनका नींद में ही मृत्यु हो गया। उनके रूप में मूक फिल्म युग की आखिरी कड़ी जो आज तक बची हुई थी, वो सचमुच इतिहास में दर्ज हो गई। चार्ली चैपलिन की मृत्यु के बाद उनका और एक किस्सा उनसे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और बेहद ही रोचक किस्सा माना जाता है। चार्ली चैपलिन का निधन 88 साल की उम्र में हुआ। 1977 में क्रिसमस के दिन उनका जो निधन हुआ, उसके दफन होने के बाद उनका शव कब्र से निकालकर चोरी किया गया। उनके शव के बदले उनके परिवार से फिरौती मांगी गई। आखिरकार 11 हफ्ते बाद उनका शव वापस मिला। चोरों ने उनके परिवार से एक बड़ी रकम वसूल करने के लिए ऐसा कारनामा किया, ऐसा माना जाता है।
पुलिस को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने जांच और भी तेज कर ली। आखिरकार 17 मई 1978 को पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास चार्ली चैपलिन की ताबूत भी बरामद कर ली। दोनों चोरों की पहचान बुल्गारिया में मैकेनिक के रूप में हुई थी, जिन्होंने भारी भरकम रकम मिलने के लिए इस लालच में उनका शव निकाला था। और यह बात पैसे से नहीं मिली, उल्टा उनको जेल में जाना पड़ा। चार्ली चैपलिन की मृत्यु के बाद चोरों ने उनका शव 11 महीने तक उसी हालत में रखा था। बाद में उनका शव बरामद होने के साथ साथ ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसीलिए उन्हें 6 फीट कंक्रीट के नीचे दफना दिया गया। चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी जी के बड़े ही प्रशंसक थे। भारत और महात्मा गांधी जी, इनसे वो बहुत ही इंस्पायर हुए थे। इसके कारण उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी। कॉमेडी किंग चार्ली चैपलिन को साल 1973 में फिल्म लाइमलाइट के लिए बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया। खास बात यह थी कि इस फिल्म को 21 साल पहले बनाई गई थी। लॉस एंजल्स में 1972 में पहले इसका प्रदर्शन नहीं हुआ था। वहाँ फिल्म रिलीज होने के बाद ऑस्कर के लिए लाइमलाइट का नामांकन किया गया। इस फिल्म के लिए चार्ली चैपलिन को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इस समारोह में मौजूद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी और ये तालियां की गड़गड़ाहट पूरे 12 मिनट तक गूंजती रही। इसके बाद लोग शांत हुए। ये सबसे बड़ा ऑनर चार्ली चैपलिन को लोगों ने दिया हुआ प्यार इससे साबित होता है। 1972 के ऑस्कर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्राप्त करने के लिए चार्ली चैपलिन 2 दशकों के बाद अमेरिका में वापस आए थे और वहाँ की लोगों की तालियों की गूंज से 12 मिनट का ये रिकॉर्ड बना है, जो अकादमी पुरस्कार इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय किसी को ऑनर देने के लिए ये माना गया है। इस तरह से गलतफहमी, कड़वाहट, नफरत की सारी दीवारें टूट गई, सारी गलतफहमियां भी मिट गई। इस तरह से लोगों के प्रति दिखता हुआ प्यार चार्ली चैपलिन को और भी भावुक करता गया। चार्ली चैपलिन को साल 1975 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि उन्हें दी थी। यह नहीं कि दुनिया के पहले वे अभिनेता थे जिनको टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पे जगह दी थी और उनका फोटो छापा था। अमेरिका ने चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर केवल इसीलिए बैन लगा दिया था कि ताकि उनका कहना था कि चार्ली चैपलिन की फिल्में कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रेरित होती है। इसकी वजह से उनको ये बैन किया गया था। लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे उदासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिरकार मैं एक कलाकार हूँ, यही मेरा काम है और इसी से ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिन्हें हम चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ मूक फिल्मों में क्रांति लाई, बल्कि अपने अभिनय, दिग्दर्शन और लेखन के जरिए सिनेमा को एक गहराई और लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने निभाए हुए लिटिल ट्रैम्प जैसे किरदारों ने उन्होंने हंसी के पीछे छिपे दर्द को सामने रखा। उनकी जिंदगी संघर्षों भरी रही, लेकिन उन्होंने हमेशा दुनिया को मुस्कुराना ही सिखाया। चार्ली चैपलिन को उनके बचपन में ये सीख मिली। बचपन की गरीबी और संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती, लेकिन टिके रहने के लिए हमें हालात से सीखना और लड़ना भी जरूरी है। अपने जीवन में हर दर्द को उन्होंने कॉमेडी में बदल दिया। उनकी हर मुस्कान के पीछे एक जख्म छुपा था और वो दुनिया को वो टॉनिक देना चाहते थे जो लोगों को ज़रूरत थी। चार्ली चैपलिन के पास जब खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनको अपने आप पर यकीन था कि ये भी समय गुजर जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में माना कि उनके सिर पर हमेशा कहानियाँ घूमती थी और उन्होंने उन फिल्मों को ज़रिए दुनिया में सामने रखने की कोशिश की। यही उनकी सपनों की हकीकत उन्होंने बदलने की कोशिश फिल्मों के द्वारा की। चार्ली चैपलिन की फ़िल्म देखते हुए हमें हमेशा ये लगता है ये तो कॉमेडी है, भले ही वो आसान दिखने में हो। उसमें डायलॉग नहीं है, पर लेकिन हर सीन करने के पीछे इतनी मेहनत है, अभ्यास छुपा होता है और उसकी सादगी बनाना सबसे जटिल काम माना जाता है। उनकी ज़िंदगी से उन्होंने यह सीख ली कि एक स्टेज आर्टिस्ट से लेकर एक इंटरनेशनल फ़िल्म आइकॉन बनने का सफ़र सिर्फ़ ये सफ़र नहीं था, ये असंभव भी था। ये संभव करना, उनको हासिल करना, उनके जोखिम उठाना, इससे ही ये साबित हुआ। क्योंकि उन्होंने हमेशा ऊपर देखते ही बात करते थे। खुद भी सबसे मुश्किल वक़्त में उम्मीद का दामन उन्होंने थामे रखे। उन्होंने कभी भी अपने जज़्बातों से समझौता नहीं किया, चाहे
हॉलीवुड से उनको निकाला दिया गया हो, फिर भी वो जड़े रहे, टिकते रहे और लोगों को अपना वजूद दिखाते रहे। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में तमाम नेगेटिव पॉइंट्स को काउंटर किया और उसके बावजूद भी वे खुद को कभी भी पीछे नहीं हटे और यह उनको सबसे अलग बनाता है। चार्ली चैपलिन ने निभाया हुआ किरदार द लिटिल ट्रैम्प को हर वर्ग ने अपनाया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लोगों को उनके जीवन में होने वाला दर्द उन्होंने पर्दे के सहारे से दिखाने की कोशिश की है। चार्ली चैपलिन की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट जो किरदार था वो था लिटिल ट्रैम्प। ये किरदार पूरे अपने जीवन का सार माना जाता है। उसमें दिखाए गए मासूमियत, रोमांस और अकेलापन जिसे हर ऑडियंस ने महसूस किया है। चार्ली चैपलिन इतने बड़े इंसान थे कि अमेरिका से उनको निकालने के बाद भी उन्होंने खुद को अपने खुद पे विश्वास रखा और सीमाओं को परे रखा और इंसानियत को ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे कहते हैं कि मैं दुनिया का नागरिक हूँ। चार्ली चैपलिन का मानना था कि कविता को अर्थपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। वो मानते थे कि हर कला को अर्थ नहीं, अनुभूति को ढूंढना चाहिए। इसी वजह से उनकी फिल्में फील होती थी, समझ नहीं आती थी। चार्ली चैपलिन के लिए हंसी केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि जीवन का सार था। उन्होंने हंसी को दर्द का इलाज बनाया और यही उन्होंने लाखों दिलों पे राज किया है। चार्ली चैपलिन को विश्व का प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व समझा जाता है। उन्हें उनकी असाधारण हास्य टाइमिंग और बिना शब्दों को व्यक्त किए हुए भावना को समझना उनके लिए उनको हमेशा जिंदगी भर याद किया जाएगा। चलचित्र जगत में इतिहास में चार्ली चैपलिन सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक माने जाते हैं। आज भी उनके मरने के बाद उनकी फिल्में उतनी ही दिलचस्प से और अपना दर्द मिटाने की कोशिश आज की पीढ़ी भी करती है। इतने सालों के बाद भी चार्ली चैपलिन उनके इस अलग प्रयोग की वजह से ही आज भी अपने लाखों दिलों में जिंदा है। चार्ली चैपलिन को अपने अंतिम वर्षों में कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। 1972 में उन्होंने मोशन पिक्चर्स को इस सदी का कला बनाने में अपने अतुलनीय योगदान के विशेष अकादमी पुरस्कार स्वीकार उन्होंने किया। 1975 में उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया और वे अंतिम बार सार्वजनिक रूप में दिखाई दिए। चार्ली चैपलिन को एक बेहतर एक्टर, लेखक, निर्माता के रूप में हम जानते हैं, पर उनको और भी कौशल्य के साथ वे एक संगीतकार अच्छे थे। विभिन्न प्रकार के वाद्य वे अच्छे बजाते थे और उन्होंने 4 पुस्तक भी लिखी है। वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति रूप में वे जाने जाते हैं। दुनिया में सबसे स्नेह देने वाले और सबसे यादगार व्यक्ति में से एक चार्ली चैपलिन को माना जाता है। चार्ली चैपलिन का नाम लेते ही एक तस्वीर अपने मन में उभर के आती है। सिर पर टोपी, हाथ में बेत, वे मैले कुचले कपड़े और हिटलर जैसी छोटी मूछें। चार्ली हमेशा पर्दे पर मासूम दिखते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा एक करुणामय भाव दिखता है। इसलिए दर्शकों के जोर-जोर से हँसाते हुए उन्हें पता नहीं चलता था कि कब दर्शकों की आँखों में कोरे नम करनी है और चार्ली ये काम आसानी से कर लेते थे। अपने मासूम अभिनय दर्शकों को वो पहुँचाते थे और उनमें संवाद की ज़रूरत उनके कभी महसूस ही नहीं हुई। वे सच्चे एक कलाकार थे। लोगों को बिना बोले उनके हाव-भाव को एक्सप्रेस करना उनको उनको ज़िंदगी में करना आता था। यह उन्होंने सीख ली थी और अपने दर्द को किस तरह से लोगों को उनका ही दर्द है ये बताना, इससे लोग रिलेट करते थे और इसीलिए ही चार्ली चैपलिन को लोग आज भी मानते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद चार्ली उस समय लगभग $1.5 लाख प्रति माह कमाते थे, लेकिन उनकी निजी खर्च $500 भी नहीं थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध जोर पे था, लेकिन चार्ली युद्ध से दूर थे। इसके लिए उनकी देश और इंग्लैंड ने दोनों जगह उनकी आलोचना हुई थी। लेकिन जब युद्ध के कारण हर जगह खाने की कमी होने लगी, तब उन्होंने इंग्लैंड के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पैसा देना इम्पोर्टेंट समझा। बेशक उन्होंने इस बात को छुपाए के रखा था। आलोचना बढ़ने पर उन्होंने युद्ध के लिए धन जुटाए हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए लिबर्टी बॉन्ड्स का विज्ञापन करते हुए एक लघु फिल्म बनाई और शोल्डर आर्म्स नामक एक हास्य लघु फिल्म भी बनाई। इसमें छोटे ट्रैम्प खाइयों में लड़ने जाता है और धूम मचा देता है। उन्होंने यह फिल्म पूरी दुनिया में मुफ्त में दिखाई, यानी उन्होंने बिना कोई पैसा लिए अपना पैसा युद्ध के लिए दान कर लिया। 1936 में जब अमेरिका में महामंदी से उभर रहा था, तो चार्ली की फिल्म द मॉडर्न टाइम्स रिलीज हुई थी। यह एक मूक फिल्म बनकर पूंजीवाद, विशाल और विचारहीन उत्पादन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा,
मानव व्यक्तिमत्व के ह्रास, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, इन सभी पहलुओं को बहुमूल्य टिप्पणियां करती हुई ये फिल्म दिखाई देती है। दरअसल इस समय तक बोलती फिल्मों आ चुकी थी और अच्छी तरह से वे इस्टेब्लिश भी हो गई थी। लेकिन चार्ली की फिल्में संवाद पसंद नहीं थे। उन्होंने फिल्मों में संवाद रखने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी पार्श्व संगीत का इस्तेमाल भी किया है। बेशक उन्हें बदलते समय के साथ ढलना पड़ा। बोलती फिल्मों के आगमन के साथ मूक फिल्में तेजी से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। 1964 में चार्ली ने अपनी आत्मकथा लिखी, माय ऑटोबायोग्राफी। ये किताब उनकी फिल्मों की तरह भी हिट हुई। दुनिया भर के लोग इसे पढ़ने के लिए और लेने के लिए उमड़ पड़े। इस किताब ने कई महीने में तीसरा एडिशन छापने का रिकॉर्ड भी बना दिया। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी दुनिया भर में हर कोई उनको प्यार करता है। दरअसल वे मूक फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं। फिर भी उनकी फिल्म आज भी नियमित रूप से देखी जाती है और उन पे कई समीक्षाएं भी लिखी जाती है। उनके किरदार की आज भी कॉपी की जाती है। आज भी चार्ली चैपलिन लोगों के दिल में जिंदा है। चार्ली चैपलिन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम लेते ही सबके सामने एक ही छवि उभर आती है। कई लोग उस छवि को देखकर ही मुस्कुरा उठते हैं। वे हमेशा कहते थे, लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे दुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें हंसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। यही मेरा काम है और यही मेरा धर्म है। चार्ली चैपलिन असल में कलाकार कम और दिलों पर राज करने वाले जादूगर ज़्यादा माने गए थे। गोल टोपी, मूछ और एक बेत के सहारे एक ऐसा इंसान उन्होंने बनाया जो पूरी दुनिया को एक शब्द भी न बोले बिना लोगों को उनके दर्द को गिराने के लिए उन्होंने हंसी ये सबसे बड़ी माध्यम उन्होंने लोगों के सामने रखी। और वो और कोई नहीं, हमारे चार्ली चैपलिन ही है कि जिन्होंने लोगों को बिना हंसे बिना न रह सके और लोगों को अपना दर्द मिटाने के लिए हास्य यही सबसे मेडिसिन यह दुनिया को देनी इम्पोर्टेंट है, यही उन्होंने माना। चार्ली चैपलिन ने मूक फिल्म की युग में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बने और शायद ही ऐसा कोई होगा जो व्यक्ति ने किसी उनकी अदाकारी पे कभी फिदा न हो और हंसे बिना ही उनकी फिल्म छोड़ दी हो। चार्ली चैपलिन ने अपने 75 साल के करियर में लगभग 80 फिल्में की और दुनिया भर के लाखों लोगों के मनोरंजन किया और उनका दर्द को एक हास्य में कन्वर्ट करने की उन्होंने एक छोटी सी कोशिश की, जो आज भी हमारे लाखों दिलों में वे जिंदा है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए व्यक्तिमत्व के साथ। तब तक देखते रहिए ओशिनिक इकोनॉमिक्स। थैंक यू।